बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्विकली मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा नेशनल बुक फाउंडेशन का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड मैक्सिमम पावर आउटपुट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, क्या ये फोर्स है, और मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या भला है, किस चीज का नाम है ये हमारे पास। बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर एक आपको एक चीज की तरफ लेके चलता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, फर्ज करें हमारे पास ये एक बैटरी है और हम इसको किसी भी रेजिस्टर के साथ रेजिस्टर करते हैं, कंडक्टर किसी भी चीज में रेजिस्टेंस तो होती है जिसमें से करंट को फ्लो करना होता है। ये इसका आर है, ये इसकी बैटरी का वोल्टेज है जिसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कहा जा सकता है। और ये आपका ये वाला पॉइंट जो होता है ये प्लस होता है और ये वाला पॉइंट आपका माइनस होता है। और हमेशा जो करंट है दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द लोअर टर्मिनल। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर एवरी टाइम। आपका करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। एक्चुअली वैसे भी अगर आप देखा जाए तो फील्ड जो आपकी पैदा होती है, फील्ड वो किससे पैदा होती है, वो पॉजिटिव से पैदा होती है और फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है। दूसरा, जैसे ही फील्ड इसको हिट करती है तो यहां से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर वो उनको खींच लेती है। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके यूं मूव करते 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 इस बैटरी में आते हैं और इधर से यहां पहुंच जाते हैं। सो एक्चुअली ये आपका सारा फिनोमिना होता है। जब भी आप बैटरी को कनेक्ट करें तो आपका पॉजिटिव एक फील्ड प्रोड्यूस करता है एंड दैट फील्ड एक्चुअली escape these electrons out from the resistor or conductor, and those electrons goes through this battery in the opposite direction of the field. यानी डायरेक्ट फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहे हैं। सो दैट दे गो स्ट्रेट इनटू द रेजिस्टर अगेन एंड दिस प्रोसेस मूव्स until you switch off the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट को जब आप स्विच ऑफ कर देते हैं, आफ्टर दैट रेजिस्टेंस इसकी बहुत ही हाई इन्फिनिट लेवल तक चली जाती है और आपका करंट फ्लो नहीं करता। ये सारा प्रोसीजर है। इस सारे प्रोसेस में आपने क्या चीज देखी? आपने ये देखी कि अगर मैं इसके रेजिस्टेंस की बात करूं तो एक रेजिस्टेंस रजिस्टर यहां लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस इसके अंदर भी होता है बैटरी के अंदर सारा केमिकल प्रोसेस हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर एसिड्स होते हैं, डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं। चार्जेस को इनके बीच में से भी गुजरने में एक जो है वो रेजिस्टेंस मिलती है, तो वो बड़ी स्मॉल सी रेजिस्टेंस होती है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। सो टोटल रेजिस्टेंस जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं, दैट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन लगा हुआ है, सीरीज है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा है कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो R1 R2 इसके इक्वल होती है, जबकि पैरेलल में हमारे पास 1/R1 और 1/R2 यूं चल रही होती है। तो चूंकि ये सीरीज में चल रहा था तो हमारे पास ये था। जब मैं इस R को जो कि प्लस हो रहा है इसको यहां लेकर आऊंगा तो ये इसको नंबर 1 का नाम दे दें। जब मैं इसको यहां लेकर आऊंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस माइनस R इज इक्वल टू R हो जाएगा। यानी ये वाला R जो ये वाला रेजिस्टेंस है इसको फाइंड करना हो तो मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से इंटरनल रेजिस्टेंस को माइनस करना पड़ेगा। देन आई वुड बी able to know about the total resistance of that particular object which is attached in a series circuit। ये हमारे पास लगाई हुई होगी। अब चलते अपने टॉपिक पर। डियर स्टूडेंट्स, आप खुद एक चीज का मुशाहिदा करते हैं। आपने गाड़ी चलानी है, इंजन के बगैर कभी भी गाड़ी नहीं चलती। इंजन क्या करती होती है, एक एनर्जी फ्रॉम करती है और एनर्जी जो है वो गाड़ी में सप्लाई होती है और गाड़ी जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलना शुरू हो जाती है। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज, आप एक कार्ट ले लें जिसमें एक आगे हॉर्स बांधा हुआ हो, वो कार्ट कभी भी मूव नहीं करेगा जब तक उसके बीच में सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद ना हो जो कि घोड़े या हॉर्स की शक्ल में मौजूद होती है। बिल्कुल इसी तरह आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी कभी मूव नहीं कर सकती जब तक उसका सोर्स ऑफ एनर्जी मौजूद ना हो। ये वो सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या कर रहा होता है, सोर्स, इस सोर्स के अंदर
ये बैटरी के अंदर बड़े डिफरेंट किस्म के एसिड्स होते हैं, वो उसके अंदर जो चार्जेस होते हैं वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में होते हैं, और जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करते हैं वो केमिकल एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपके चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से मूव करना शुरू होते हैं। अब इलेक्ट्रिक को क्या क्या काम करना पड़ता है, मैं इस बिफोर आई टेल यू अबाउट दिस, मैं आपको पिछले लेक्चर की तरफ लेके जाता हूं जहां आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़े थे। एक था कि टोटल पोटेंशियल क्या होता है, कि आप जब किसी चीज में टोटल वर्क डन करते हैं किसी भी चार्ज में, तो इसको टोटल पोटेंशियल कहा जाता है। इसको नंबर 2 का मैंने नाम दे दिया यहां। यानी आप जब किसी का पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क डन आपको पता होना चाहिए और चार्ज का भी पता होना चाहिए, इन दो का रेशो हमारे पास होता है। अब एक चीज के पास आपको, यानी एक बात तो आपको समझ आई कि इस बैटरी के अंदर एक्चुअली केमिकल एनर्जी थी दैट एक्चुअली मूव्ड इनटू electrical energy, and that electric energy was in shape of current, and that current flows from this point to that point, and it also goes through the resistor as well। वो resistor के अंदर से भी गया, अगर ये बल्ब लगा हुआ था बल्ब रोशन हो गया, हीटर लगा था तो ये हीटर टर्न ऑन हो गया हमारे पास। फिर वो क्या हुआ, इस जगह पर क्या हुआ, आपकी यहां से आ रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, एनर्जी, ठीक है। जैसे यहां पहुंची, फर्स्ट करें ये हीटर है, हीटर ने क्या किया, उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में शिफ्ट कर दिया। एक्चुअली हीटर में एक होता यूं है कि बहुत छोटी छोटी सी तारें होती हैं, और अब मैं आगे जाकर आपको पढ़ाऊंगा कि जब बहुत छोटी छोटी तारें होती हैं ना, उनमें से चार्जेस इतनी आसानी से नहीं गुजर सकते। जब चार्जेस गुजरते हैं उनको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है, फ्रिक्शन से हीट पैदा होती है, और यहाँ अच्छी खासी रेजिस्टेंस होने की वजह से वो सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चली जाती है, फिर आपकी हीट एनर्जी में छूट जाती है। बल्ब हो तो लाइट एनर्जी में चली जाती है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रही है। अगर आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रही हो तो इसको हम वो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट कहते हैं, जो इसके अंदर मौजूद होता है, वोल्टेज। लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट हो रही हो तो उसको हम ईएमएफ कहते हैं, और वो हमारे पास ईएमएफ इक्वल होती है टोटल एनर्जी इन अ यूनिट चार्ज दैट गोज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। इसको ईएमएफ कहा जाता है। एक्चुअली ईएमएफ और वोल्टेज दोनों नियरली यूनिट के हवाले से सेम है, यूनिट के हवाले से फुली सेम है, लेकिन नियरली दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। बस एक ये है कि ईएमएफ में नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में गई, जबकि आगे वोल्टेज में क्या हुआ था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हमारे पास शिफ्ट हो गई सारी की सारी। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसको उठाएं, ये हमारे पास क्या है, R इज इक्वल टू RE माइनस R। अब आपको एक बात पता है, सीरीज में जो चार्जेस है वो सेम रहते हैं, सीरीज के चार्जेस सेम रहते हैं। तो अगर मैं दोनों साइड पे सेम चार्ज से मल्टीप्लाई कर लूं यहां भी, तो हमारे पास QR इज इक्वल टू QRE माइनस QR, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया। ये QR क्या है, ये टोटल V इज इक्वल टू QR। आपने हमारे पास मैं डिवाइड भी दोनों साइड पे T से कर लेता हूं, डिवाइडिंग बोथ साइड पे T, Q बाई T I होगा, IR हमारे पास ये Q बाई T I के IRE माइनस IR के इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अब ओहम लॉ आपने पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। IR किसके इक्वल होता है, वोल्टेज के इक्वल होता है। ये अपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि ये हमारे पास वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा V, ये हमारे पास टोटल वोल्टेज हो जाएगी, जो इस टोटल, क्योंकि उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया हुआ है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास ये टोटल इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, जिसको ईएमएफ भी कहते हैं, ईएमएफ। सो ईएमएफ एक्चुअली टोटल वोल्टेज होती है जो इसमें से भी गुजरती है, इसमें से भी गुजरती है। इट हैज टू डू लॉट ऑफ वर्क, इट हैज टू गो थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस,
इसको तमाम रेजिस्टेंस में से गुजरना पड़ता है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में से गुजरना पड़ता है। और ये हमारे पास आई आर जो है वो आई आर है जो हमारे पास इंटरनली इसके अंदर ड्रॉप होती है। ईएमएफ दोबारा सुन ले, ईएमएफ ने क्या करना है, वोल्टेज में इस बैटरी के अंदर से भी निकलना है, वहां भी एक पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होगी आई आर की फॉर्म में, और एक इधर से भी गुजरना है, वो V की फॉर्म में ड्रॉप होगी, यानी टोटल ईएमएफ हमारे पास आ जाएगी, ये इधर आ जाए V प्लस आई आर पे, यानी टोटल वोल्टेज ऑफ द टर्मिनल, जो टर्मिनल की वोल्टेज थी, रेजिस्टेंस थी उसकी वोल्टेज, और जो इसमें से गुजर रही है उसकी वोल्टेज, इनका जो टोटल सम हो जाएगा वो हमारे पास ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ईएमएफ फोर्स नहीं होती, ईएमएफ जो होती है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही होता है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, ठीक है। इस मत आप इसकी यूनिट को न्यूटन लगाएं, इसकी यूनिट एक्चुअली वोल्ट ही होती है, ये वही है, देखें एनर्जी जाउल पर कूलम, जाउल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, तो इसकी यूनिट भी हमारे पास वोल्ट ही होती है। डियर स्टूडेंट्स, अगर फर्ज करो मैं इसको, ये देखें ये हमारे पास आई आर के इक्वल था वैसे जनरली, और ये हमारे पास ईएमएफ है, और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आई आर के इक्वल है, ये आई आर के इक्वल है हमारे पास, और ये हमारे पास दिया हुआ है। फर्ज करें अगर मैं इस आई आर को यहां ले आऊं, ये प्लस आई आर हो जाएगा, ये ईएमएफ हो गया, आई को कॉमन निकाल लूं, आर प्लस आर हो गया, ये ईएमएफ आ गया हमारे पास, आई मल्टीप्लाई हो रहा है, जब मैं आर प्लस आर को यहां से वहां ले जाऊंगा ये वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। सो एक्चुअली जो करंट इसमें से फ्लो करता है, टोटल करंट दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट ऑल द वे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, जो टोटल करंट फ्लो करता है वो टोटल ईएमएफ जितनी पैदा हुई विद रिस्पेक्ट टू द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये देखें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, यानी ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेशियो, दैट इज द टोटल करंट दैट ड्रॉज थ्रू द सर्किट। तो ये था स्टूडेंट्स इसके बारे में एक लेक्चर। यहां एक बात आपको मैं इसी इक्वेशन के हिसाब से बताना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं कि करंट हमारे पास जीरो है, करंट हमारे पास जीरो है, तो ये दो सूरतों में ही जीरो हो सकता है। देखें करंट की वैल्यू हमारे पास क्या आई है स्टूडेंट्स, करंट है ईएमएफ ओवर आर ई, या तो आर ई इनफिनिट लेवल पे हो, इनफिनिट लेवल पे, जब इनफिनिट लेवल पे होगा ना ईएमएफ ओवर इनफिनिट, इनफिनिट को किसी से भी डिवाइड करें याद रखें आंसर जीरो आता है, यानी इसका इतना ज्यादा रेजिस्टेंस हो कि करंट आगे फ्लो करने को तैयार ही ना हो, तो फिर सर्किट का करंट हमारे पास जीरो हो जाता है, ठीक है, टोटल करंट सर्किट में जीरो हो जाता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब आपने ये स्विच ऑफ कर दिया हो करंट, जब स्विच ऑफ करते हैं करंट, फर्ज करो ये एक इसका स्विच लगा है, ये आपने इसका ओपन कर दिया सर्किट, ओपन सर्किट का मतलब है करंट फ्लो नहीं करेगा, ओपन कर दिया सर्किट, तो आपका रेजिस्टेंस बहुत हाई हो गया है क्योंकि चार्जेस को यहां से भी गुजरना नहीं पड़ रहा। रेजिस्टेंस क्या चीज है, व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी वो कंडक्टर की वो खासियत जो करंट को गुजरने नहीं देती, वो अपोज करती है, उसको रोकने की कोशिश करती है, बेशक ये हो ये हो, ये तो इनफिनिट रेजिस्टर है। तो इनफिनिट जब भी आएगा तो करंट हमारे पास जीरो होगा, यानी ओपन सर्किट का करंट भी हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। लास्ट कि आपकी ईएमएफ अप्लाई ना की गई हो, ईएमएफ जीरो होगी तो तब आपका जितना मर्जी रेजिस्टर हो टोटल रिजल्ट हमारे पास तब भी जीरो होगा। तो दो केसेस में हमारे पास करंट जीरो होता है, इनफिनिट रेजिस्टेंस या ईएमएफ जीरो होगी। सो दोनों सूरतों में करंट हमारे पास जीरो होगा। और उसमें मैंने आपको यह भी बता दिया कि रेजिस्टेंस क्या होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। कुछ बॉडीज ऐसी होती है जिनमें बहुत स्विफ्टली आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, जैसे आयरन हो गया, जैसे सिल्वर हो गया, उनमें करंट बड़े आराम से फ्लो करता रहता है क्योंकि वो बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसकी खासियत ही ऐसी होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर चले जाएं आप सिलिकॉन में चले जाएं, वो बहुत अच्छे कंडक्टर, बल्कि सिलिकॉन तो हमारा सेमीकंडक्टर होता है, वो पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में, बिल्कुल इसी तरीके से जर्मेनियम चौथे ग्रुप में, वो भी सेमीकंडक्टर है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा करंट फ्लो नहीं करता।
सो वो बहुत, उनको कह सकते हैं कि उनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, उनके कंडक्टेंस कम है। ये दो डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, एक कंडक्टेंस एक रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस में करंट फ्लो करता है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो आसानी से नहीं करता। स्टूडेंट्स, हम एक खास बात की तह पर पहुंचे, वो ये कि एक्चुअली ये मैंने पूरा बोर्ड रेज कर लिया आप लोगों के लिए कि जब भी हम किसी बैटरी को किसी रेजिस्टर के साथ या किसी भी चीज के साथ कनेक्ट करते हैं, तो इस बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है दैट मैटर्स अ लॉट, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये सवाल ये बनता है कि एक आइडियल बैटरी क्या होनी चाहिए? आइडियल बैटरी क्या होनी चाहिए? आप खुद सोचें स्टूडेंट्स, आप खुद सोचें कि आप फर्ज करें आप किसी गाड़ी पे बैठे हुए और आप किस गाड़ी को आइडियल मानेंगे? आप तो उस गाड़ी को आइडियल मानेंगे कि अगर आप उसमें 100 रुपए का पेट्रोल डालते हैं तो वो 100 रुपए का डिस्टेंस भी ट्रेवल करके आपको दिखाए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं होता। आपकी गाड़ी के इंजन में बहुत सारी फ्रिक्शंस और बहुत सारी हीट एनर्जी में जो एनर्जी जाया हो जाती है, तो आपको सिर्फ 20% एफिशिएंसी मिलती है, ओनली 20% एफिशिएंसी। आपके माइंड में हमेशा क्वेश्चन आता है कि वो इंजन बेहतर होगा जो आपको इन बहुत सारे जो एक्स्ट्रा लॉसेस हैं वो आपको ना दे, बल्कि वो यूजफुल वर्क डन में लेकर आए। यहां भी आइडियल बैटरी भी ऐसी बैटरी होती है, ऐसी बैटरी जो बहुत ज्यादा जो है अपना एनर्जी को किसी जगह पे जाया ना कर दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैटरी के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिससे ये बैटरी बनी हुई है, एक्चुअली जिस मेटल से ये बैटरी बनी है, जब चार्जेस वहां से फ्लो करते हैं तो क्या होता है, चार्जेस अपनी बहुत बड़ी एनर्जी जाया कर देते हैं। सो आइडियल बैटरी वो होती है अ बैटरी वेयर देयर इज नो इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, जबकि ऐसा नामुमकिन बात है। जैसे इंजन जो है वो आपको कभी एफिशिएंसी नहीं दे सकता, तो बैटरी भी आपकी एक परमानेंट एफिशिएंसी नहीं दे सकती। इसका मतलब है एक बैटरी जिसकी ईएमएफ एग्जांपल देते हैं 10 वोल्ट होती है, तो उसकी यहां टर्मिनल में यानी बैटरी के बिल्कुल बाहर आपकी इतनी ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होती, यही कोई 9.5 वोल्ट होगी या 9 वोल्ट होगी, यानी इसका एक आध वोल्ट जो है ना वो अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस में एनर्जी में जाया हो जाएगा। सो यू कैन नॉट हैव आइडियल बैटरी एट ऑल आपके लिए। अब दो बातों पे डिस्कशन करते हैं, पहला ईएमएफ और दूसरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज दिस, व्हाट आर दीज, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? इन दोनों का मुकाबला करके देखते हैं। स्टूडेंट्स, ईएमएफ तो होगा टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय बैटरी, यानी बैटरी कितनी एनर्जी जो है चार्जेस के लिए प्रोड्यूस कर रही है। सॉरी, मैं चार्जेस का जिक्र नहीं कर सका, यानी एक्चुअली ईएमएफ होती है हमारे पास द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस बाय बैटरी, यानी बैटरी कितना वर्क डन करती है चार्ज के ऊपर एक्चुअली। ठीक है, चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन कर सकती है। लेकिन अनलकीली बहुत सारी एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया हो जाती है। आप ईएमएफ कहते हैं जितनी प्रोड्यूस की उसने एनर्जी चार्जेस को आगे एक्सेलरेट करवाने के लिए। टर्मिनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं कि जो बच गई यहां से, यानी बच के वहां निकल आई। सो एक्चुअली अगर देखा जाए हमेशा ईएमएफ जो है वो स्टूडेंट्स ग्रेटर होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ग्रेटर होती है, क्योंकि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो उससे कम ही एनर्जी बाय टर्मिनल्स में, यानी बैटरी के टर्मिनल्स में आपको मिल रही होती है। टर्मिनल्स यहां होते हैं, इनमें मिल रही होती है, क्योंकि कुछ एनर्जी का लॉस आपके पास होता है। सो ये बात आई होप आप समझ गए होंगे। फर्ज करें किसी तरीके से अगर आपका ईएमएफ में जो यहां से प्रोड्यूस बैटरी ने किया है वो अंदर एनर्जी जाया नहीं कर रहा, बल्कि आपको टोटल एनर्जी मिल रही है, यानी आपके पास एक आइडियल बैटरी आ चुकी है। सो यही हो सकता है कि अगर ये 10 वोल्ट पैदा कर रहा है तो टर्मिनल में भी 10 वोल्ट होगा, यानी बहुत ही
ज्यादा कुछ हुआ तो ईएमएफ ऐसा हो सकता है कि वो आपकी इक्वल हो सकती है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस की। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि पोटेंशियल डिफरेंस आपकी बढ़ जाए ईएमएफ से, ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। मैं अभी आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा। या तो ईएमएफ ग्रेटर होती है, और रेयर केसेस में, जो कि केसेस नहीं, क्योंकि आइडियल बैटरी के चांसेस नहीं, क्योंकि चार्जेस को अंदर से गुजरना है, वो एनर्जी जाया होगी, तो रेयर केसेस में ये हो सकता है कि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाए। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि ईएमएफ जो है वो स्मॉलर हो जाए आपकी पोटेंशियल डिफरेंस से? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हमें लगता नहीं है पॉसिबल है, लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल हो सकता है कि फर्ज करें अगर आप बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, किसी और टर्मिनल से चार्ज कर रहे हैं। जब आप बैटरी को चार्ज करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका अपोजिट टर्मिनल इसके साथ लगाते हैं, यानी एक्चुअली करंट यूं फ्लो कर रहा था तो चार्जेस में ये यूं फ्लो करना शुरू हो जाएगा। अब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल इसमें ऐड हो जाएगा, यानी टोटल पोटेंशियल टर्मिनल का बढ़ जाएगा, लेकिन ईएमएफ का पोटेंशियल हमारे पास जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि चार्जेस हमारे अपोजिट साइड से फ्लो करना शुरू हो गए। यानी ऐसे केसेस में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा टर्मिनल का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इक्वल हो जाएगा ईएमएफ, और वो करंट जो इसमें से गुजर रहा है उसका पोटेंशियल, यानी ये हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, याद मार्क माय वर्ड कि जब भी आपका ये टर्मिनल पोटेंशियल बढ़ेगा तो उसकी सिर्फ एक ही रीजन हो सकती है कि बैटरी आपकी जो है ना चार्ज होने के लिए किसी और बैटरी के साथ कनेक्ट हुई हुई है अपोजिट डायरेक्शन में। तो बैटरी क्या करती है, इसको चार्ज करती है, तो टर्मिनल में पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, जबकि ईएमएफ जो है ना आपकी कंपैरेटिवली इससे डिक्रीज हो जाती है। सो तीन बातें सीखी आपने, या तो ईएमएफ बड़ा होगा टर्मिनल पोटेंशियल से, ये ऑब्वियस सी बात है, या ईएमएफ बराबर होगा, जो कि बहुत ही रेयर सी बात लग रही है। लेकिन अगर ईएमएफ छोटा होगा तो उसकी एक ही रीजन हो सकती है कि इस बैटरी के साथ हमने कोई और बैटरी कनेक्ट की है जो इस बैटरी को क्या करती जा रही है, चार्ज कर रही है, यानी हमने एक सोर्स मुंसलिक किया है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। डियर स्टूडेंट्स, ईएमएफ एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली इसकी एफिशिएंसी पे बहुत असर डालती है। जितना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इतनी ईएमएफ जो है आपकी बड़ी हो जाएगी एज कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, यानी जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है उतनी बड़ी हो जाएगी। यानी फर्ज करो अगर हमारे पास टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है 10 वोल्ट, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस में जाया हो रही है 2 वोल्ट हमारी जाया हो रही है, तो आपके जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो हमारे पास 8 वोल्ट रह जाएगा टोटल। यानी आप देखें ईएमएफ 2 यूनिट्स ज्यादा हो चुकी है एज कंपेयर टू पोटेंशियल डिफरेंस। सो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है, यानी समझ लें कि ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसपे एनर्जी जो है वो जब पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट होता है वो 3 वोल्ट होता है, तो आपको अक्रॉस में 7 वोल्ट का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। यानी इसका मतलब हुआ ईएमएफ अब 3 यूनिट जो है वो ज्यादा होगी। सो एक्चुअली जो इंटरनल रेजिस्टेंस है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द ईएमएफ इज कंसर्न। स्टूडेंट्स, इन तमाम बातों का लबे-लुबाब हुआ कि एक बैटरी की जो एफिशिएंसी होती है दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ मल्टीप्लाई बाय 100। आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से समझ भी लिया कि ईएमएफ के मुकाबले में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, जितना आपका पोटेंशियल डिफरेंस हाई होता जाएगा, यानी जितना आप पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाएंगे, ईएमएफ के करीब आते जाएंगे, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपको आमतौर पर जो पावर होती है, पावर यानी टोटल पावर जो ईएमएफ की पावर होती है, ये इक्वल होती है पावर ऑफ रेजिस्टर। कौन सा रेजिस्टर? ये जो आपने बैटरी के साथ ये एक रेजिस्टर ये लगाया हुआ था जिसको सर्किट के साथ जोड़ा हुआ आपने, यानी इसकी पावर जो इसमें पावर लगी और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस में जो पावर लग रही है, यानी ये वाली पावर, इसको कैपिटल आर से, और वो पावर जो इंटरनल रेजिस्टेंस में लग रही है। सो आपकी बैटरी जो टोटल पावर प्रोड्यूस करती है वो एक्चुअली इन एक पावर यहां जो आपकी यूज हो रही है और एक पावर आपकी जो यहां यूज हो रही है,
इन तमाम बातों के बाद ये बात सोचने में हम सोचते हैं कि भाई आपको मैक्सिमम पावर आउटपुट कब मिल सकता है। देखें मेरी बात सुने, आउटपुट से क्या मुराद है कि आपको थोड़ी चीज यूज करके ज्यादा चीज मिल जाए। यानी फर्ज करें अगर आप एक जगह इनपुट के तौर पे कम पावर यूज करते हैं और कंपैरेटिवली आपको ज्यादा अच्छी पावर मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड आउटपुट। आउटपुट होता है कि आपको रिजल्ट क्या मिला। यानी फर्ज करें अगर फिजिक्स का एग्जाम 85 मार्क्स का था, आप चाहते हैं कि 85 के करीब करीब आ जाए 80, तो ये आपका बड़ा अच्छा आउटपुट होगा 80 मार्क्स का। लेकिन अगर आपने 60 लिए, दैट इज कंपैरेटिवली लोअर आउटपुट। लेकिन अगर आप 50 लेंगे तो आउटपुट आपकी कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये है, हम ऐसे कौन से काम इस बैटरी के साथ करें कि बैटरी की मैक्सिमम आउटपुट हमें ज्यादा मिले। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर गोइंग टू दिस, यानी मैक्सिमम पावर आउटपुट कब मिल सकती है, पावर आउटपुट कब मिल सकती है, ये क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप एक बात पे चले कि आमतौर पे जब करंट यहां से फ्लो करता है, यानी जब आपका ईएमएफ यहां से स्टार्ट हुआ, ईएमएफ, और ईएमएफ ने पहले इस इंटरनल रेजिस्टेंस में से करंट को गुजारा, फिर इसमें से गुजारा, यानी आपके करंट का एक डायरेक्शन चलना शुरू हो गया। आपको जो टोटल नेट रेजिस्टेंस मिली वो R प्लस R थी। ये R लोड रेजिस्टर था, ये वाला लोड रेजिस्टर था, और ये R इंटरनल रेजिस्टर था। इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास रेजिस्टर हो जाएगा। ये हमारे पास है। ओहम लॉ में अगर फॉलो करें, ओहम्स लॉ, ओहम लॉ ने क्या कहा था कि V जो होता है वो IR के इक्वल होता है, यानी जो टोटल वोल्टेज पैदा होती है वो प्रोडक्ट ऑफ I और R के इक्वल होती है। अब टोटल वोल्टेज कितनी पैदा हो रही है इस बैटरी में, वो हमारी EMF के इक्वल है, EMF के इक्वल है, जिसको E से भी जाहिर किया था। और रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे में, वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल है हमारे पास। स्टूडेंट्स, जब हम I की वैल्यू यहां से फाइंड करेंगे, RE यहां क्या हो रहा है हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां जाके हमारे पास हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास I आ गया E ओवर RE। I इज इक्वल टू E ओवर RE। RE किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, हमारे पास R प्लस R इसके इक्वल है, ये हमारे पास आ गया। सो स्टूडेंट्स, इसको नंबर 1 का नाम देके 1 मिनट के लिए होल्ड करके रखें। अब आते हैं, ये तो करंट की बात की है, अब हम बात कर रहे थे किसकी, पावर की बात कर रहे हैं। पावर हमारे पास किसके इक्वल होता है, पावर होता है W/T। हम लोगों ने अपनी स्कूल लेवल पे ये बातें पढ़ी थी स्कूल फिजिक्स में कि टोटल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज नोन एज पावर। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला आप W इज इक्वल टू QV पढ़ चुके हैं, बड़ा अच्छा फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है QV। ये एनर्जी का अभी पिछले ही लेक्चर में, बल्कि इस लेक्चर में भी मैंने बताया था। तो अगर मैं W की वैल्यू इस जगह पे फिक्स कर दूं तो पावर हमारे पास QV डिवाइडेड बाय T हो जाएगा। Q और T की रेशो क्या होती है, Q और T की रेशो को करंट भी कहते होते हैं। करंट का क्या फॉर्मूला है, द टोटल चार्जेस फ्लो इन अ सर्किट। एक सर्किट में कितने चार्जेस आपके फ्लो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड करंट। तो इस जगह पे हम I और V भी लगा सकते हैं, और V का फॉर्मूला आपको पता है, V इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, IR के इक्वल होता है, ओहम्स लॉ। तो मैं इस जगह पर V इज इक्वल टू IR लगाऊंगा, तो I सर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R। तो पावर का एक्चुअल फॉर्मूला इस रेजिस्टेंस के हिसाब से, जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के हिसाब से, इस रेजिस्टेंस के हिसाब से जो इसमें से जाना है, वो हमारे पास I स्क्वायर R आ गया। अब मैंने इधर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं लिखी, मैंने इधर जो है वो हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं लिखी। उसकी रीजन क्या है, क्योंकि एक्चुअली जब हम आउटपुट की बात करते हैं, सो वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट द सोर्स ऑफ इनपुट। हम इनपुट के सोर्स के बारे में कंसर्न नहीं होते। हमारा मकसद क्या है, हमें नहीं पता बैटरी कैसी है, हमें पता है कि इस रेजिस्टेंस में से जो करंट गुजरा है उसकी पावर आउटपुट कितनी मिल रही है। सो आप जब आउटपुट की बात करेंगे, यानी आउटपुट की बात करेंगे, तो आप सिर्फ लोड रेजिस्टेंस जितने भी लगे होंगे उनकी बात करेंगे, आप इंटरनल रेजिस्टेंस की बात नहीं करेंगे इसमें, रेजिस्टेंस की बात। तो यहां भी मैंने सिर्फ R इसी वजह से लिखा क्योंकि पावर आउटपुट में हमारे पास सिर्फ लोड रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन होगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स।
पावर आउटपुट जो है वो हमारे पास आई स्क्वायर आर है। आई की वैल्यू मैंने ई ओवर आर प्लस आर लिखी थी, ई ओवर आर प्लस आर लिखी, और इसके ऊपर स्क्वायर डाल दो, ये भी आर है हमारे पास, ये हमने लिख लिया। इस जगह पे हमने दोनों आर रखे हुए, ये भी याद रखना। इस जगह पे क्यों रखे? क्योंकि ये तो हमने आई का फॉर्मूला लगाया जो करंट इसमें से पास कर रहा है थ्रू आउट, उसके बारे में डिस्कशन हम कर रहे हैं। लेकिन यहां हमने पावर में सिर्फ आर क्यों लगाया? क्योंकि हम आउटपुट रेजिस्टर की बात करें कि उसमें से क्या हो रहा है हमारे पास। तो ये है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे फर्ज करें एक टीचर पेपर बनाता है, तो वो पेपर अच्छा खासा मेहनत करके बनाता है, हो सकता है उसको 3-4 दिन लग रहे हो, लेकिन उसी पेपर को सॉल्व करने में बच्चा जो है वो 2 घंटे या 3 घंटों में सॉल्व कर लेता है। सो टीचर इज नॉट कंसर्न्ड ऑफ द पेपर ही हैज मेड। टीचर को अपने पेपर के बारे में कंसर्न नहीं है, टीचर को उसके पेपर के बारे में कंसर्न है जो कि उसने जवाब में क्या लिखा। बैटरी को भी अपने रेजिस्टर के बारे में कंसर्न नहीं है। हमें जब हम बैटरी अप्लाई करेंगे, हमें क्या पता बैटरी के अंदर क्या चल रहा है, हमने बात करनी है कि इस रेजिस्टर में क्या आउटपुट मिल रही है। तो बिल्कुल यहां भी ऐसा ही मैंने लगाया। लेकिन करंट के हवाले से जब भी बात नहीं, क्योंकि करंट तो थ्रू आउट 2 सीरीज में चल रहा होता है, तो यू हैव टू टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज थिंग्स। आपको दोनों के हवाले से बात करनी होगी। स्टूडेंट्स को ओपन करें, ई का स्क्वायर क्या होगा? ई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आर इसके साथ लिख लें। क्या स्टूडेंट्स हम इस 2r में, अगर इस 2r में अपने पास से एक प्लस 2r r और एक माइनस 2r r लिख लें, कोई फर्क पड़ता है? यानी मैंने अपने पास से 2r r प्लस किया और मैं अपने पास से ही 2r r माइनस भी कर रहा हूं। इसका मतलब है मैं इसको दोबारा खत्म भी कर सकता हूं, यही चीज पुरानी आ जाएगी जो यहां है, लेकिन मैंने इसको लगाने का एक मकसद था। ये चीज ये और ये चीज पावर आउटपुट में ई स्क्वायर आर, इसको लिख सकते हैं आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ये मैंने इसको और इसको लिखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर के अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास। और ये 2rr और 2rr हमारे पास हो जाएगा 4rr, ये हो जाएगा हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ गया स्टूडेंट्स। अब ये हमारे पास मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला है। एक बात, ये चीज बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी। आपको मैथ्स का इतना पता है कि इक्वल के इस साइड पे न्यूमरेटर अगर ग्रेटर तब भी होगा जब इक्वल के उस साइड का न्यूमरेटर इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो ये यहां का जो न्यूमरेटर है वो इंक्रीज हो जाएगा। यानी आप यही एग्जांपल लें, देखें पावर आउटपुट 1/4 हो और एक पावर आउटपुट 1/6 हो, एक पावर आउटपुट 1/8 हो, तो इनमें से बड़ी कौन सी पावर है? ये वाली, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है। इसका डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ये उससे छोटी होगी वैल्यू। 1/4 का मतलब 0.25 होता है, 1/6 का मतलब 0.18 होता है, तो इसका 0.12 समथिंग होगा, ये चेक कर लें। तो ये ग्रेटर वैल्यू हुई, यानी डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा इस साइड की वैल्यू हमेशा इंक्रीज हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिनोमिनेटर कैसे छोटा करें हम। अगर फर्ज करो इस R की वैल्यू कोई भी लगा लें, फर्ज करें हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है और ये वाला रेजिस्टेंस 1 ओम है एग्जाम्पल। तो यहां 2 लगा ले, 2 में से -1 करें तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। जिसकी जो भी वैल्यू आएगी वो 1 में ऐड होगी तो एक 1 वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं अगर इसका रेजिस्टेंस 3 कर लूं, 3 - 1 क्या आएगा हमारे पास? 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, यानी इस वैल्यू में 4 ऐड हो गया हमारे पास, यानी डिनोमिनेटर और बढ़ गया हमारे पास। मैं कहता हूं यार अगर मैं इसको 4 कर दूं, इसको 1 रहने दूं, 4 में से 1 माइनस करूं 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 और बढ़ा देगा डिनोमिनेटर को, तो पावर आउटपुट हमारे पास क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मैं कहता हूं यार ऑन द अदर हैंड चलते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस बाय लोड रेजिस्टेंस से बढ़ा देते हैं। इसकी वैल्यू 2, इसकी 1, 1 में से 2 माइनस करो -1 का स्क्वायर फिर +1 आ जाएगा, तो आपका 1 यूनिट इंक्रीज हो जाएगा नीचे से। इसकी वैल्यू 3 कर लो, इसकी 1, यानी 1 में से 3 माइनस करो तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर होता है 4। अगेन आपके लिए प्रॉब्लम, क्योंकि माइनस के स्क्वायर भी प्लस आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ये एक ही सूरत में इसका डिनोमिनेटर कम हो सकता है।
अगर दोनों के रेजिस्टर बराबर हो जाए, R और R इक्वल हो जाए, जब R और R इक्वल हो जाते हैं ना, ये देखें आप, जब R और R इक्वल जाते हैं यानी E स्क्वायर R, जितने भी स्मॉल R है उसमें मैं कैपिटल R डाल देता हूं। ये देखें जितने भी स्मॉल R है उनमें, क्योंकि मैं इक्वल कर रहा हूं, तो जब R में से R माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा स्टूडेंट? 0 आ जाएगा। ये 0 आ गया तो इसका मतलब है इस वैल्यू में 0 ऐड करेंगे, ये वैल्यू छोटी हो गई है, क्योंकि कम से कम आपका 1 आंसर आ रहा था जब हम पीछे देख रहे थे, तो इस वैल्यू में 1 ऐड हो रही थी और डिनोमिनेटर हमारा ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता जा रहा था। सो ये एक ही सूरत है, ये दोनों हमारे इक्वल हो जाए, तो उस सूरत में ये होगा, ये कट जाएंगे तो हमारा यहाँ 0 आंसर आएगा, तो पावर आउटपुट हो जाएगा E स्क्वायर R ओवर 4R स्क्वायर, यानी R स्क्वायर हो जाएगा। जब हम इस R को, क्योंकि वन टाइम इसके साथ काटेंगे तो ये डिनोमिनेटर एक और कम हो गया, यानी एक R की और कम हो गया जिसने उस R के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो यूं आपका मैक्सिमम आउटपुट E स्क्वायर ओवर 4R आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको E स्क्वायर ओवर 4R पे ही मिलती है। ये इसका मैक्सिमम पावर आउटपुट का फॉर्मूला है। जब आप कभी भी किसी रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं ईएमएफ के साथ, तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस और बाहर वाली जो लोड रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाए, उस वक्त आपको जो पावर आउटपुट मिलती है दैट्स गोना बी द ह्यूज वन, द मैक्सिमम वन। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचता है। नेक्स्ट लेक्चर तक मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।